नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर दिन भर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। कोरोना का नया बहुरूपिया ओमिक्रॉन लगातार अपना दायरा फैलाता जा रहा है। दिक्कत यह है कि लोग इसकी गंभीरता को फिलहाल नहीं समझ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 340 तक जा पहुंचा है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक वायरस फैल चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सवाल है कि आखिर देश भर में इतनी लापरवाही क्यों है? दिल्ली की बाजारों में बेहिसाब भीड़, भोपाल की सड़कों पर बेपरवाह जनता, गोवा में समंदर किनारे बेखौफ टूरिस्ट, दार्जिलिंग की दुकानों में खरीदारी और भीड़भाड़। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इन तस्वीरों से न सिर्फ हैरानी हो रही है, बल्कि डर भी लग रहा है। डर इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में न सिर्फ कोरोना के डेल्टा प्लस के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और यही है असली परेशानी की वजह, क्योंकि इंसान के इस नए दुश्मन की ना तो अभी आक्रामकता का सही पता है और ना ही इसके असल स्वभाव की सटीक जानकारी। ओमिक्रॉन का दायरा भारत में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के इस नक्शे को बेहद गौर से देखिएगा। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अब तक ओमिक्रॉन का वायरस फैल चुका है। ओमिक्रॉन का संक्रमण इन राज्यों में चिंता पैदा कर रहा है। भारत में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है, जहां ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 60 से ऊपर है। दक्षिण के राज्यों में भी इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। देश में 23 दिसंबर तक आंकड़ा 300 का स्तर पार कर चुका था। ओमिक्रॉन की रफ्तार इतनी तेज है कि तकरीबन हर घंटे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। मुमकिन है कि अगले घंटे मरीजों की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाए। For advice to the people, whether the government is going for the lockdown or not, but people should adopt self-lockdown and they should ensure that safety of them and the safety of their colleagues in the days to come. हम आंकड़ों के जरिए ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार से आपको सचेत करने की कोशिश करेंगे। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी मिली थी। 18 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का 100वां मामला सामने आया था। 21 दिसंबर को आंकड़ा 200 मरीज के पार जा पहुंचा और महज 2 दिन बाद यानी 23 दिसंबर को भी ओमिक्रॉन वायरस ने 300 मरीजों तक अपना संक्रमण फैला दिया। मतलब यह है कि पहले से 100 तक पहुंचने में ओमिक्रॉन को 16 दिन लगे, लेकिन 200 से 300 का आंकड़ा छूने में इस वायरस को सिर्फ 2 दिन का ही फासला तय करना पड़ा। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण इससे काफी धीमी रफ्तार से फैला था। लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी वाला मुहावरा याद रखना होगा, क्योंकि न सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बल्कि डेल्टा वेरिएंट के केस में भी इजाफा होने लगा है। इसे भी आंकड़ों की जुबानी समझिए। 21 दिसंबर को देश में कोविड के 5326 नए मामले सामने आए थे। 22 दिसंबर को यह आंकड़ा 6317 तक जा पहुंचा और 23 दिसंबर को इसमें और इजाफा हुआ और नए मामले 7495 तक जा पहुंचे। मतलब सिर्फ 2 दिन के भीतर तादाद 2000 से भी अधिक हो गई। संकेत बड़ा ही साफ है। अब लोगों के सचेत होने, सावधान रहने और जिम्मेदार बनने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हर शहर, गांव और कस्बे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब यही बेपरवाही जिंदगी पर कहीं भारी ना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो। कोरोना के हालात और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने भी हाई लेवल बैठक बुलाई। केंद्र ने भी अलग से समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्यों को कई तरह की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार फिक्रमंद है।
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार रोकने और डेल्टा वेरिएंट को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर समीक्षा बैठक की। नया वेरिएंट आने के बाद प्रधानमंत्री की ये दूसरी बड़ी बैठक है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से संक्रमण और इससे निपटने की तैयारियों पर जानकारी ली। इधर ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक चल रही थी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला ले लिया। एमपी में फिर से लागू हो गया नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू का वक्त रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जरूरत पड़ने पर और भी सख्ती लागू की जाएगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए बहरूपिये से भिड़ंत की तैयारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारियों के पिटारे के साथ पेश हुए। कहा कि तीसरी लहर के लिए हम कमर कसकर तैयार हैं। इस बार हमने अपनी तैयारी की है। 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा। हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा। हालांकि बिहार में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन नीतीश सरकार का दावा है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। जो तैयारी हमको करनी है अगले किसी भी बड़ी लड़ाई से लड़ने के लिए, वो हम सब लोग कर रहे हैं। तत्काल बिहार में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। उसके लिए जीवन सीक्वेंसिंग लैब लगाना था, तो वो आईजीएमएस के अंदर हम लोगों ने लगाया है। पीएम मोदी की बैठक से पहले केंद्र सरकार ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठक की और राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किया, खास वहां जहां चुनाव होने वाले हैं। केंद्र ने सलाह दी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए, डोर टू डोर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए। त्योहारों के सीजन से पहले स्थानीय स्तर पर रोक और पाबंदी लगाई जाए। राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की नसीहत भी दी गई है। बड़े जमावड़े पर पाबंदी लगाने की सलाह के लिए नए कोविड क्लस्टर बनाने पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की पहचान की गई है। सरकार तो अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, लापरवाही न करें, खुद को और अपने आसपास के समाज को सुरक्षित रखें। दिल्ली से मिलन शर्मा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की। लुधियाना कोर्ट के बाथरूम में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ। धमाके के पीछे गहरी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। एनआईए और एनएसजी लुधियाना ब्लास्ट की जांच में सक्रिय हो गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह को घटना की पूरी जानकारी दी गई है। लुधियाना ब्लास्ट पर राज्य का माहौल खराब करने की राजनीतिक साजिश होने के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन के संग्राम में खालिस्तान एंगल के आरोप, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप, लिंचिंग और अब कोर्ट के बाथरूम में ब्लास्ट। चुनाव से पहले पंजाब के हालात पूरी तरह सामान्य तो नहीं है। राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर लुधियाना में हुए ब्लास्ट को छोटा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धमाके का संज्ञान लिया है। एनआईए और एनएसजी जांच में शामिल हो गई। दीवार गिरिया छत उथे बंदे कहते कपड़े मैं कपड़े नहीं, मैं जो कपड़े उतारे तो उथे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ नहीं पता लग सकिया क्योंकि इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है कि किसी कंक्लूजन ते पहुंचना। पर एक जिहड़ा सस्पैक्ट है, जिहड़ा बंदा जिहदी बॉडी उत्थे मिली है, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और लग रहा है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। लुधियाना की कोर्ट के बाथरूम में ब्लास्ट के पीछे साजिश की आशंका तो है, लेकिन मामला आतंकवाद से जुड़ा है या राजनीति से, या फिर दोनों का घालमेल है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ब्लास्ट में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कानून के कसे शिकंजे का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी ब्लास्ट में राजनीतिक पेच नजर आता है। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग नूं छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहे हैं। मौके ते जायजा लवांगा। जिवें जिवें इलेक्शन नेड़े आ रहा है,
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਜਿਸ ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ बचाना जमहूरियत है, लोगों की जान लेना वैश्यपना है, जघन्य। चुनावी ध्रुवीकरण के लिए ब्लास्ट, ये आरोप हैरान करने वाला है लेकिन सनसनीखेज है। इस बीच अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया और कहा कि पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है। इसकी जगह चन्नी सरकार ने पुलिस को राजनीतिक बदले की कार्रवाई में लगा रखा है। राज्य में खराब हो रहे माहौल को राजनीति से जोड़ने का दांव आपके प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चला है। अभी कुछ देर पहले लुधियाना से ब्लास्ट की खबर आई है, सुन के बहुत दुख हुआ। सबसे पहले तो इसमें जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पंजाब जिसने आतंकवाद का लंबा दौर देखा है, उसकी शांति को भंग करने के प्रयास होते रहे, इसीलिए लुधियाना का ये ब्लास्ट गंभीर जांच की मांग करता है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। और अब बात करते हैं सर्दी की। देश के ज्यादातर हिस्से कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में तो पारा 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ऐसी ही सिहरन वाली तस्वीर आई है, जहां जबरदस्त ठंड के चलते एक झरना पहाड़ों पर ही जम गया। तो देखिए किस तरह से ये झरना जम गया है। उत्तराखंड में पहाड़ पर जमकर ठंड इस वक्त पड़ रही है और ये झरना पहाड़ पर ही जम गया।